हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस में शाहबाज शिरानी। जैसा कि आप लोग साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, मैं नीट पीवाईक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप लोग उस नीट पीवाईक्यूज सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो नीट के हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे वो पूरे 33 ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे। जब से नीट का जन्म हुआ है, जब से हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट AIPMT जो भी रहा है पहले, ठीक है। हम स्टार्टिंग से उसके क्वेश्चन हर एक चीज सॉल्व करेंगे। उसमें आपकी 11th कवर होगी, पूरी 12th कवर होगी, यानी जो भी 11th में सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं और 12th में जो भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सब उसमें मैं कवर करूंगा। साथ ही किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को उसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसा कि आप साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, कोई भी टॉपिक होगा, मैं उसको स्टार्ट करने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। यदि उन क्वेश्चंस में कोई शॉर्ट ट्रिक लगती होगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। यदि कोई क्वेश्चन 2 या 3 मेथड से होता होगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, यानी आप टॉपिक के अनुसार भी क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोग को जितने भी वीडियोस होंगी टॉपिक की फॉर्म में दूंगा, और जो लास्ट वीडियो होगी वो पूरे चैप्टर की होगी, सारे टॉपिक्स जोड़कर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। साथ ही मैं जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनकी PDF आपको दिया करूंगा, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की PDF दिया करूंगा, ओनली क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस आपको वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग फ्री प्रैक्टिस या फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एलिक्सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें एलिक्सर क्लासेस जेई, एलिक्सर क्लासेस नीट करके एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट कर लें, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसमें से नीट में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक है। लास्ट 33 ईयर्स में इसमें से क्वेश्चंस आ रखे हैं, बढ़िया आ रखे हैं। तो मैं आप लोग को इसका पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, और उसके बाद में मैं आप लोग को इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्यों समझा रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट समझ के आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं एक वार्म अप दे रहा हूँ, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जो एक तरीके से मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये वार्म अप है आप लोगों के लिए, ठीक है, ना कि ये पूरा चैप्टर है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद आ जाएं। पहली चीज आप लोग को ये अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए पहले से, ठीक है। फिर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दूंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन शुरू कर रहा हूं। पहली एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, ठीक है। तो हम एक यूनिट को, एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जैसा कि आपने करे होंगे क्वेश्चन, CGS को SI में कन्वर्ट करने वाले, ठीक है, MKS को FPS में कन्वर्ट करने वाले, ठीक है, या FPS को MKS को, या कोई अननोन सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो वो सिस्टम जो है हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो करते कैसे हैं मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है। ध्यान दीजिए किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता दूं। तो आपने कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, Q बराबर NU, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में, ठीक है। और ये भी पढ़ा होगा Q बराबर N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है। अब ये चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं लेंथ बराबर कितना है 1 फुट, ठीक है, इक्वल टू 12 इंच, ठीक है। अब यहां पर N1 तो क्या है 1 फुट और U1 क्या है फुट, ठीक है, और N2 क्या है 12 और U2 क्या है इंच। मतलब फुट एक सिस्टम है लंबाई नापने का और इंच एक दूसरा सिस्टम है, ठीक है। तो हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करा, हालांकि लंबाई उतनी ही रहेगी, एक फुट में जितनी लंबाई है उतनी लंबाई 12 इंच में होती है, लेकिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा सिस्टम है यूनिट का और ये छोटा सिस्टम है, ठीक है, साफ साफ नजर आ रहा है हमें, यानी इंच छोटा होता है फुट से, ये चीज आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब मान लो अभी तो हमें पता है कि 1 फुट बराबर 12 इंच है, लेकिन मान लो हमें इंच पता ही नहीं हो, हम मान लेते हैं, हम कितना मान लें x इंच मान लें, 1 फुट इक्वल टू कितना मान लें हम x इंच, ठीक है। तो 1 फुट इक्वल टू अगर x इंच मान लो और हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो हम x बराबर कितना लिखेंगे 1 फुट अपॉन इंच, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। मतलब कि अगर मैं कहूं
ये तो मैंने इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट लगाऊं तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, n2 और मैं u2 को नीचे ले आऊंगा, क्योंकि देखो x किसके बराबर है, n2 के बराबर है ना, तो n2 बराबर क्या होगा, n1 u1 अपॉन u2। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी n2 बराबर n1 u1 अपॉन u2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब कैसे करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाकर, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे अभी और क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, देखिए कैसे होगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। हम मान लेते हैं अभी n2 बराबर कितना है, n1 u1 अपॉन u2। ठीक है, अब u1 मतलब जो क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी रही होगी, q बराबर n1 u1 n2 u2, तो क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन उनकी यूनिट्स अलग अलग ले रहे हैं, अलग अलग सिस्टम में ले रहे हैं हम। ठीक है, तो जो है अगर क्वांटिटी सेम है तो उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो डायमेंशंस में मान लेता हूं फर्स्ट सिस्टम में एम ए एल बी टी सी, L1 T1 और C। ठीक है, M1 A L1 B T1 C। और दूसरे सिस्टम में जो डायमेंशन की वैल्यू रहेगी, पावर रहेगी, वो तो सेम रहेगी। ठीक है, जैसे कि लेंथ है तो लेंथ की दोनों ही केस के अंदर L1 रहेगी, M0 T0 रहेगा। ठीक है, यहाँ आएगा M2 L2 B और यहाँ T2 C। ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप लोग के पास लिखा होगा, इसलिए फास्ट चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं ये वैल्यूज यहाँ पुट करता हूँ, तो N2 बराबर मेरे पास आएगा N1 M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B और T1 बाय T2 पावर C। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। तो यहां पर हमने इस तरीके से करके n2 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एक बात और बता दूं, इस पर बेस्ड सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक नीट में मैंने देखा है, 1-2 क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोफाइल आपके लिए काम की इतनी नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये बात भी समझाते हुए चल रहा हूं कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो एनालिसिस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कर सकते हैं। पढ़ने को तो बहुत सारा है, एनसीईआरटी देखोगे आप, और भी बुक्स देखोगे, आपने जो कोचिंग्स पे पढ़ा होगा, बहुत सारा पढ़ा होगा, लेकिन तैयारी किस पे करें हम, जिससे हम ज्यादा अच्छे स्कोर कर सकते हैं, हम ज्यादा टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो वो तैयारी वाले टॉपिक्स में आपको बताते चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो ये वाला जो एप्लीकेशन है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक बार ही सवाल इसमें से 1-2 बार ही पूछा गया है, ज्यादा नहीं पूछा गया, वो भी इस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आगे बढ़ता हूं, मैं अब सेकंड एप्लीकेशन कराता हूं, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस नीट के अंदर पूछे गए हैं, और थर्ड वाली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। सेकंड एप्लीकेशन है आपकी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को चेक करते हैं। करेक्टनेस लिख लेता हूं यहां पर, करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम करेक्टनेस चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अब करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक चीज आती है, एक पढ़ा होगा आपने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, पढ़ा नहीं पढ़ा, होमोजेनिटी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, और नहीं भी पढ़ा हो, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हो, आप लोग कमेंट के अंदर मुझे बता दिया करो, मैं उन टॉपिक का बढ़िया से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि मुझे आप लोग का पता लगे आप लोग पढ़ना क्या चाहते हो। इन डेप्थ पढ़ाऊंगा उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन इन डेप्थ पढ़ना हो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं जरूर आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा उसे। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है समझो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि कोई भी दो इक्वेशन है, मतलब कोई एक इक्वेशन है, सपोज एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि ये इक्वेशन यदि सही है, यदि ये इक्वेशन सही है, तो ये वाली वैल्यू, इस वाली, ये जो इधर वैल्यूज होंगी, इन सबकी डायमेंशन के इक्वल होगी। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, यानी डायमेंशन ऑफ, मैं ऐसा लिखूं अगर आप समझना चाहते हो, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ HS, RHS। ठीक है, डायमेंशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ रहे हो बात को। यदि ये इक्वेशन सही है तो ये चीज कहलाती है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहलाएगा, और करेक्टनेस चेक करने का तरीका भी यही है। ठीक है, तो S बराबर क्या है, UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS, ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इक्वेशन गलत होगी। तो कई बार एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक जो अक्सर लोग यूज में लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि कई बार
कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बताओ कौन सा रिलेशन इसका होगा, 4 ऑप्शन सामने होते हैं, तो आप उस रिलेशन की डायमेंशन उस फॉर्मूले से या उस क्वांटिटी से कंपेयर कर लो। यदि उनकी डायमेंशन इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वेशन, वो वाला फॉर्मूला उस डायमेंशन के लिए, उस क्वांटिटी का होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है सपोज, ठीक है, आप जानते हो, लेकिन आपके सामने ऑप्शंस में दे दिया हाफ m a²/t² और b कुछ और दे दिया, c कुछ और दे दिया और d कुछ और दे दिया। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, तो ये वाला जो है आप क्या करो, और आपसे कह दिया जाए कि इनमें से बताओ कौन सी डायमेंशन, कौन सा फॉर्मूला एनर्जी का है। ठीक है, आपको ये पता करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनकी डायमेंशंस निकाल लो और एनर्जी की डायमेंशन निकाल लो। यदि दोनों की डायमेंशन इक्वल है, जो भी ऑप्शन की डायमेंशन इक्वल आती है एनर्जी के, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई बार ट्रिक इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को याद रख सकते हो। दूसरी चीज मैं इसके अंदर एक बात और बता दूं, आप देखो यहाँ पर डायमेंशंस इक्वल कैसे होंगी। ये क्या है, एल, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, L1। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, स्पीड, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब तो यहाँ आएगी L1 और ये क्या है, टाइम T1। ठीक है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, L1 T-1। ठीक है, और T की क्या आएगी, T। ठीक है, प्लस फिर इसकी क्या आएगी, 1/2 का कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर आएगा A की कितनी आएगी, L1 T-2। ठीक है, और यहाँ टाइम की कितनी आएगी, T2। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपस में खत्म हो जाएगी, ये आपस में खत्म हो जाएगी, तो इधर आएगी L1, इधर भी कितनी आ रही है L1, और इधर भी कितनी आ रही है L1। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये डायमेंशन इसके इक्वल है, यही डायमेंशन इसके भी इक्वल है, और ये आपस में भी इक्वल है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सबकी डायमेंशन आपस में इक्वल होगी, ये वाली इसके भी होगी, ये इसके भी होगी, और ये इसके भी होगी। ठीक है, अगर इक्वेशन सही है तो। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहां पर 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। 2-3 चीजें क्या है, पहली 2 चीजें बता रहा हूं। एक चीज तो जो 1/2 वगैरह कोई कांस्टेंट होंगे ना, उनका डायमेंशन कुछ होता है नहीं, हमें पता है, तो वो यूज में नहीं लेंगे। दूसरी बात, बीच में यदि प्लस या माइनस आता है किसी इक्वेशन में, तो वो हमारे लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। मतलब ये कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि L1 बराबर यहां आप लिख दो 2L1, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्लस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, यदि यहाँ मल्टीप्लाई होता तो आप L² कर सकते थे, और अगर डिवाइड होता तो आप इसे डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला फंडा इस्तेमाल में लिया जाता है कई क्वेश्चंस को इस्तेमाल करने, कई क्वेश्चंस की डायमेंशंस निकालने में। जैसे एक तो ये तरीका हो गया। अब एक सवाल ऐसा भी आ जाता है कि बताओ ये वाली इक्वेशन, सपोज कोई भी यहाँ पर लिख दिया जाता है, सपोज यहाँ लिख दिया जाए आपके सामने ए बी या जेड लिख देते हैं, सपोज अपन लिख देते हैं जेड, कोई भी वैल्यू, कोई कुछ भी लिख दिया जेड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है नीट के अंदर पूछा गया, जो बता रहा हूं आपको। तो बोला जाए बताओ जेड की डायमेंशन क्या होगी, क्या बोला जाए आपसे कि जेड की डायमेंशन क्या होगी यदि ये इक्वेशन सही है तो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी डायमेंशन निकाल लोगे और बोल दोगे कि इसकी डायमेंशन इसके बराबर है। ठीक है, अब मान लो आपके सामने एक और वेरिएबल आ गया, सपोज एक और वेरिएबल आ गया, इसकी जगह आपके सामने लिख दिया y। ठीक है, और कहा जाए कि ये क्वेश्चन सही है, तो बताओ y की, z की और y की डायमेंशन क्या होगी। तो जो s की है वो z की है, ठीक है, और जो s की है वही y की है, सही होने पर। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है, और मान लो कुछ और रिलेशन दे दिया जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो यहाँ पर, तो आप इन दोनों का भी आपस में इस्तेमाल कर सकते हो कि इन दोनों की डायमेंशन आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थर्ड एप्लीकेशन। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, लास्ट एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लास्ट एप्लीकेशन के बाद में हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड एप्लीकेशन है टू मेक ए रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आप समझो बात को। ठीक है, तो अब यहां पर हमें रिलेशन बनाना है किसी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, मतलब कहने मतलब ये फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कैसे बनाएंगे। मान लो कि मैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स लेता हूं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कोई भी चीज गोल गोल घूमती है, ठीक है, किसी सर्किल में, तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ये जो घूम रही है उस चक्कर का रेडियस r है, v वेलोसिटी से ये घूम रही है, ये, और मास m का ये एक पत्थर है। ठीक है, मास m का पत्थर ऐसे ऐसे v वेलोसिटी से घूम रहा है, और जिस सर्किल की फॉर्म में घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है, r है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ये चीज आप लोग जानते होंगे पहले से। ठीक है, तो अगर मैं कॉमन सी बात कहूं तो फोर्स किस किस के प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के, सॉरी मास के,
वेलोसिटी के और रेडियस के। ये मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि हाँ भाई ये तीन चीजें दिख रही हैं जिनके प्रोपोर्शनल होने की संभावना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मतलब अब मैं इसका रिलेशन निकालना चाहता हूँ फोर्स का, किसकी टर्म्स में, एम वी और आर के टर्म्स में। तो मैं यहाँ पर इनकी पावर मान लूंगा अपने मन से ए बी और सी, ठीक है। पावर क्या मान लूंगा अपने मन से ए बी सी। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाइए कांस्टेंट लिखूंगा। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, मैं आप लोग को बोल दूं क्योंकि मैं ओनली वार्म अप दे रहा हूं, मैं चैप्टर आपको पूरा अच्छे से समझा नहीं रहा हूं। अगर आपको समझना है तो आप बताना, जैसा कि मैंने आपसे कहा आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से। आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से समझो जो मैं आपको यहाँ वार्म अप में समझा रहा हूँ। स्पीड में चल रहा हूँ, अगर कोई चाहो तो आप स्लो करके देख लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, m1 l1 t-2, ठीक है। k की कुछ लिखूंगा नहीं, यहाँ m1 की पावर a, वेलोसिटी क्या होगी l1 t-1 की पावर b, और यहाँ क्या आएगी l1 की पावर c, ठीक है। मैं डायरेक्टली करके बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ आएगा ma, यहाँ lb t-b, ठीक है। और यहाँ लास्ट में कितना आएगा lc, ठीक है। मैं इन्हें इक्वेट करूंगा भाई, अगर ये सही होगा तो फॉर्मूला सेट होना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा lb प्लस c, देखो दोनों पावर्स बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं अगर इसे कंपेयर करूं तो a बराबर तो कितना आएगा 1, b प्लस c बराबर कितना आएगा 1, और माइनस b बराबर कितना आएगा -2। तो b की वैल्यू -2 आ गई तो c की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। b की वैल्यू सॉरी +2 आई है। अब ये वैल्यूज उठा के मैं यहाँ पर रखता हूं तो क्या आएगा m, ये k तो अपनी जगह रह जाएगा, m1 v2 r -1, यानी जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है mv²/r, और आप जानते हो यही फॉर्मूला होता है सेंटीपिटल फोर्स का। तो ये हमने डायमेंशन मेथड से निकाला सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहें इस चीज के लिए, अपन इस एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व अच्छे से, ठीक है। चलिए यहां तक लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करता हूं। चलिए मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट्स तो समझा ही दिए हैं, अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 38 कराना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देखिए, नीट 2017 में पूछा गया है। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ that can be formed out of c, capital G and e square upon 4 pi epsilon naught is, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है c is velocity of light, G, capital G is universal constant of gravitation and small e is charge, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये तीन चीजें हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, और इन तीन चीजों के अंदर बोला गया है कि यहां पर आपके सामने है c, g और e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन सबका कौन सा रिलेशन हम फिट करें कि इनकी डायमेंशन, इन सबका जो रिलेशन होगा, मतलब कि ये इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशंस को कैसे सेट करें कि वो सॉल्व हुआ कि किसकी डायमेंशन के बराबर आए, लेंथ की डायमेंशन के बराबर आए, ठीक है। सवाल सिंपल सा इतना है, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है भाई। इसकी डायमेंशन होगी कुछ, इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, ठीक है। हम उनको किस तरीके से रखें कि उसकी डायमेंशंस किसके इक्वल आए, लेंथ के इक्वल आए, ठीक है। अब आपके सामने इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके क्या है, पहला तरीका देखो आपके सामने 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, दिख रहे हैं आपको यहाँ 4 ऑप्शन लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप इन ऑप्शंस के अंदर वैल्यूज पुट करो डायमेंशंस की, और पुट करके जब सॉल्व करोगे तो जो भी लेंथ के इक्वल आ रही होगी वो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों में टाइम लगेगा, सीधी सी बात ये, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगे, इसमें टाइम लगने वाली चीज है, ठीक है। और ज्यादा टाइम जब लगे जब आपको डायमेंशंस याद नहीं होंगी, ठीक है। तो देखो पहला तो मुझे सी की डायमेंशन क्या होती है मैं आपको बता दूं, मैं अब यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सी की डायमेंशन होगी L1 t-1, ठीक है। और G की डायमेंशन क्या होगी मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं निकालता हूँ F बराबर क्या होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो FR स्क्वायर अपॉन m1 m2 मुझे निकालना पड़ेगी, मुझे याद ही नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, देखो m1 L1 t-2, यहाँ क्या आएगा L2 और यहाँ क्या आएगा m2, ठीक है। तो G की डायमेंशन क्या निकलेगी देखो सॉल्व करके, तो यहाँ पर आएगा आपके पास m-1 L3 t-2, ये G की डायमेंशन आ गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा वापस से, ठीक है। और लास्ट मेरे को बोला गया है, एक मिनट, लास्ट मेरे से बोला गया है ये वाली टर्म की डायमेंशन, ठीक है। तो इस टर्म की डायमेंशन कैसे निकालूंगा मैं, तो आप ध्यान करो, ये पहले तो ये किस फॉर्मूले में आता है,
तो आप लोग को याद होगा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के की जगह लिख देते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मान लेते हैं Q1 Q2 की वैल्यू ई है, तो ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अब इस आर स्क्वायर को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो एफ आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आएगा। समझ रहे हो बात को? तो अब इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, तो इसकी डायमेंशन क्या है m1 l1 t-2, ठीक है, और ये कितनी है l2, ठीक है, और ये वाली चीज तो ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो इसकी इस वाली टर्म की डायमेंशन क्या आई निकलकर m1 l3 t-2, ठीक है, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। इसकी डायमेंशन आ गई m1 l3 t-2, ये डायमेंशन सामने आ चुकी है आपके। ठीक है, समझ रहे हो बात को? मैंने तीनों लिख दी है। अब ध्यान देना, अब क्या करूंगा मैं, तो अब हमें सिंपल सा काम करना है। बोला गया है कि ये जो तीन क्वांटिटीज हैं इनको इस तरीके से सेट करो कि लेंथ की डायमेंशन के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा किसको कैसा सेट करें कि डायमेंशन सेट हो। ठीक है, मतलब टाइम खत्म हो जाए, मास खत्म हो जाए और ओनली एल की पावर 1 बचे। तो अपन इसके लिए चाहो तो आप सिंपल दिमाग लगा सकते हो, नहीं लगाना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐसे सॉल्व करो कि ये क्वेश्चन जो कहना चाहता है वो कहना चाहता है कि लेंथ प्रोपोर्शनल है किसके, सी के, जी के और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। समझ में आ गई बात? ठीक है, आप यहां पर पावर दे दो ए, बी और सी। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो डायमेंशन रख के, तो यहां तो है L1 M0 और T0, ठीक है, बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा उसको तो छोड़ो, यहाँ आएगा L1 T-1, जो लास्ट थर्ड एप्लीकेशन है देखो उसके जैसा ही है। ठीक है, यहाँ लिखूंगा A, G की जगह क्या लिखूंगा M-1 L3 T-2 और पावर कितनी लिखूंगा B, और इसकी पावर की डायमेंशन कितनी लिखूंगा M1 L3 T-2 की पावर C। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, अब आप इसे कंपेयर कर दो, तो यहाँ जब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा M0 L1 T0 बराबर के को छोड़ रहा हूं मैं, के को नहीं लिख रहा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शंस के अंदर के है भी नहीं। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता हूं एल। अब देखो मैं सबको एक साथ कर देता हूं पहले ही, तो ये आएगा m माइनस बी और ये m आएगा m प्लस सी, मतलब दोनों के बेस सेम होंगे तो पावर सेट हो जाएंगी, तो m माइनस बी प्लस सी। ठीक है, फिर लेंथ का देखेंगे तो लेंथ का एल ए, एल 3b और एल 3c। ठीक है, यानी तीनों बेस सेम होंगे तो यहाँ एल ए प्लस 3b प्लस 3c आएगा। ठीक है, और टाइम का देखेंगे तो क्या आएगा टाइम माइनस ए, फिर -2b और -2c। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन्हें आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, इधर वाली चीज इससे कंपेयर करना है, तो b माइनस बी प्लस सी को तो 0 से कंपेयर करूंगा। ठीक है, ए से ये वाली टर्म को किससे करूंगा a प्लस 3b प्लस 3c, इसको कंपेयर करूंगा 1 से, क्योंकि ये एल की है ना, इधर एल की पावर 1 है, इधर एल की पावर ये है। ठीक है, और लास्ट वाला है आपके सामने -a -2b -2c इक्वल्स टू कितना करूंगा कंपेयर 0 से। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन से तो निकल कर आ गया कि b बराबर क्या होगा c होगा। एक चीज तो मेरे पास निकल कर ये आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन है, यहाँ पर मैं c की जगह कुछ भी रख के और इनको सॉल्व करके एलिमिनेशन लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करूंगा? वैसे तो आप लोग दिमाग लगा सकते हो, बिना एलिमिनेशन के भी यहाँ a की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है देख रहे हो आप कैसे निकाली जाएगी? मैं यूं ही करके बता दूं, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। ठीक है, जरूरत ही नहीं है मुझे कुछ करने की। जब मैं मल्टीप्लाई 2 और यहाँ मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2a प्लस 6b। अब मैं चाहता था इसको आपको डायरेक्टली लिख के कर सकता था कि इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ क्योंकि आप पेपर में अटको नहीं। ठीक है, और आपका थोड़ा वार्म अप हो जाए। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 6c बराबर 2। ठीक है, और इसको करूंगा तो कितना आएगा -3a -6b और -6c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो ये आपस में कट जाएगा अगर प्लस करूंगा तो। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा -a इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो a बराबर मेरे पास कितना आ गया, a बराबर आ गया -2। ठीक है, अब मैं इसे तो इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो झंझट मैंने लिखी है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो ये मल्टीप्लाई भी हटा रहा हूँ यहाँ से। अब जब मुझे a की वैल्यू पता लग गई तो a की वैल्यू मैं यहाँ कहीं पुट करूंगा, कहीं पर भी पुट कर दो आप, इस जगह पुट कर दो या कहीं पर भी पुट कर दो। जब a की वैल्यू में यहाँ पर करते हैं, चलो 0 वाले में। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में
ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड थी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूं मैं, तो क्या होगा देखो, थर्ड इक्वेशन में माइनस ए की जगह -2 रख दूंगा, ठीक है, -2b, ठीक है, और c की जगह भी क्या रख दूंगा, b रख दूंगा, ठीक है, बराबर कितना होगा 0, ठीक है। माइनस कॉमन लेके उधर पहुंचा दूंगा, यहाँ आएगा 4b बराबर 2, तो b बराबर कितना आएगा 1/2। समझ रहे हो आप बात को, b बराबर 1/2 और c बराबर भी यही होगा। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा ना, और ये माइनस का 2 था जो उधर चल जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो b बराबर b और c की वैल्यू ये आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। तो मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, देखो अब मैं ऊपर का पोर्शन इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। ऊपर का पोर्शन इरेज कर रहा हूं, डायमेंशन आपने लिख ली होगी, ठीक है, या वीडियो बैक करके आप लिख लेना इसे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और ये क्वेश्चन बड़े होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे अपन, वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर कहाँ गई, ये रही, एल बराबर सी की जगह, सी ए की वैल्यू कितनी है ये आपके पास, ए की वैल्यू ये -2, ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है 1/2, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कितनी है 1/2, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर तो क्या होगी 1/2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1/c², ये होगी डायमेंशन लेंथ के बराबर। आप देख सकते हो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखो ये चीज गिवन है, जो लेंथ की डायमेंशन है वो इसके इक्वल होगी, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, सबको दिख रहा है या नहीं, ठीक है। आप गौर से देखो ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये चीज मौजूद है, ठीक है। समझ में आ गई बात। काफी टाइम लग गया इस सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है, लेकिन आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और लगभग सब कुछ ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को लिखने का टाइम नहीं दिया, आप लोग लिख लेना, ठीक है, वीडियो को बैक करके अच्छे से देख के लिख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स। Which of the following combinations of these has dimension of length? कौन सा डायमेंशन ऑफ लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा हूं। पहले तो मुझे एज की डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला गया है सी और तीसरा बोला गया है जी। इनकी डायमेंशंस को हम कैसा सेट करें कि वो किसके बराबर आए, लेंथ के बराबर आए। इन सबको ऐसा सॉल्व करें इनकी डायमेंशंस को कि उसकी डायमेंशन किसके इक्वल आए, एल के बराबर आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इनकी डायमेंशन लिखूंगा। तो एच की डायमेंशन कैसे निकलेगी, ए लैम्डा बाई सी। मुझे याद नहीं है इसलिए मैं बार बार कैलकुलेट करता हूँ। m1 l2 t - 2, यहाँ आएगा L1 और यहाँ आएगा L1 t - 1, ठीक है। सॉल्व कर दो आप फटाफट, तो ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा m1 l2 t - 1, तो m1 l1 t m1 l2 t - 1 में यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। जी की अभी निकाली थी मैंने पीछे, लेकिन मुझे याद नहीं है तो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ठीक है। सी की तो होगी L1 t - 1, ठीक है, और जी की क्या होगी FR² अपॉन m1 m2, ठीक है। तो यहाँ आएगी m1 l1 t - 2 L2 और m2, ठीक है। तो आएगी m - 1 L3 t - 2, m - 1 L3 t - 2। फटाफट ऐसे काम होता है, देखो याद होती है ना तो फटाफट काम होता है। मैंने जल्दी से लिख दिया, अब आप लोग को पता भी नहीं चला होगा मैंने कैसे निकाल ली, ठीक है, और पता लग गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूंगा, वही काम L प्रोपोर्शनल टू HA CB और GC, ठीक है। PQR भी ले सकते हो आप, PQR ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि C से C कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो PQR ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर M0 L0 T0 सॉरी L1, ठीक है, और H की कितनी है M1 L2 T - 2 T - 1 की कितनी आ जाएगी P, ठीक है। C की कितनी लिखूंगा L1 T - 1 की Q, और ये कितनी आएगी M - 1 L3 T - 2 की कितनी आ रही है R। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। ये थर्ड वाली दिख नहीं रही, दब गई शायद, ठीक है। देखो मैं इधर से लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ से M0 L1 T0, ठीक है, इक्वल्स टू के कांस्टेंट आएगा, यहाँ लिखूंगा M1 L2 T - 1 की P, ठीक है, और C की कितनी लिखूंगा L1 T - 1 की Q, ठीक है, और यहाँ लिखूंगा M - 1 L3 T - 2 की R। समझ गए बात को,
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन सबको सेट कर दूंगा, तो m0 L1 T0, ठीक है, बराबर यहां पर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूंगा m p माइनस आर, ठीक है, इसकी तो एम पी हो जाएगा, यहाँ एम है ही नहीं और यहाँ माइनस आर आएगा, डायरेक्ट लिख दिया L2P प्लस क्यू और यहाँ प्लस 3R, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा T माइनस पी माइनस क्यू माइनस 2R, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है, तो फर्स्ट कंपैरिजन तो इसका होगा, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, P माइनस आर बराबर कितना आएगा 0, यानी इससे निकल के आ जाएगा P बराबर R होता है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके सामने, 2P प्लस क्यू प्लस 3R, जो किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन है माइनस P माइनस क्यू माइनस 2R बराबर 0, ठीक है। अब आप चाहो तो यहां से मामला सेट कर सकते हो, देखो ये दोनों इक्वेशंस के अंदर ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, अगर आप इनको ऐड कर दो तो कुछ ना कुछ काम हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो मैं ऐड करता हूं इन्हें, ठीक है। 2P प्लस क्यू प्लस 3R बराबर 1 माइनस P माइनस क्यू माइनस 2R बराबर 0, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएगा, यहां बचेगा ओनली P और यहां पर बचेगा माइनस प्लस R बराबर 0, ठीक है। एक मिनट, कुछ लफड़ा तो नहीं कर दिया, हाँ यहां पर आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। अरे यहाँ 1 आएगा ना, 1 प्लस 0 करेंगे ना, देखो यहाँ इसमें से ये जाएगा तो ओनली P बचेगा, ये कट ही जाएगा, यहाँ 3R प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस का R आ जाएगा, बराबर 1 आएगा। अभी हम चेक कर चुके हैं कि P बराबर R होता है, तो यहाँ P प्लस P लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा 1, तो P बराबर कितना आ जाएगा 1/2, अरे 2P हो जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा, और यही वैल्यू किसकी आएगी R की, तो यहाँ तक तो एक मामला तो हल ही हो गया यूं ही, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको, ओनली Q की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये वाला झमेला मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अब मैं क्या करूंगा, Q की वैल्यू निकालूंगा, तो Q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल लो आप, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, ये वाली इक्वेशन से निकालता हूं, ठीक है, या चलो इस लास्ट वाली से निकालते हैं, माइनस कॉमन लेके इसको तो इधर ले जाता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा P प्लस क्यू प्लस 2R बराबर 0, देखो ये माइनस था ना, इस माइनस को कॉमन लेके इधर लाया मैंने, उसे खत्म कर दिया माइनस को, तो सारे प्लस के हो जाएंगे ना, तो यहाँ लिखूंगा 1/2 Q प्लस 2 इंटू 1/2 बराबर 0, तो ये कट के 1 हो गया, ठीक है। तो Q बराबर कितना आया, -1 उधर जाएगा, -1/2 कितना आएगा -3/2, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई -3/2, ठीक है। बस खत्म बात, ये आपके पास ऑप्शन आ चुका है, इसको भी इरेज कर दो जो झमेला है इस पूरे को, और ये आपके सामने वैल्यूज बन गई है। अब इसको मैं यहाँ पुट करूंगा, ठीक है, तो L बराबर H की पावर 1/2, C की पावर -3/2 और G की पावर 1/2, ठीक है। G की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, तो L का जो रिलेशन सेट होगा वो किसके हिसाब से होगा, √GH अपॉन C की पावर 3/2। आप देख सकते हो ये किसके अंदर मौजूद है, ये मौजूद है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये चीज मौजूद है, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स लिख लीजिए। पिछले क्वेश्चन को मैंने लिखने का टाइम नहीं दिया था, आप लोग देख लेना उसे फिर भी, और ये चीज भी लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 40 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, देखिए, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज eta x rho y or rz, where eta rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively, then the values of x, y and z are given by, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 में कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, eta x रो y और rz के बराबर है। इनके अंदर तो मुझे x, y और z की डायमेंशंस बतानी है, ठीक है। तो मैं यहां पर इसकी डायमेंशन लिखूंगा कितनी, m0 L1 T-1, ठीक है, इक्वल टू ईटा की डायमेंशन क्या होती है, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली m1 L-1 T-1, ठीक है। आप कहोगे सर आपको तो याद होगी, ठीक है, बिल्कुल मुझे याद है। कैसे याद है, मैंने सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल रखी थी पहले से ही, ताकि अपन को ज्यादा टाइम नहीं लगे, तो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं और आप कैलकुलेट कर लेना इसे, ठीक है। आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो डायमेंशन निकल जाएगी। ये क्या होती है वेलोसिटी, v क्या है वेलोसिटी, x क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, a क्या है एरिया, ठीक है। वेलोसिटी, डिस्टेंस, एरिया और फोर्स,
ठीक है, अब सॉल्व कर लेना आप इसको, जब सॉल्व करोगे तो ये डायमेंशन निकल कर आएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं रो के साथ। तो रो के अंदर लिखेंगे हम m1 l-3, याद होगी आप लोग को, ठीक है, और r की क्या आएगी m0 क्या डायरेक्टली लिख रहा हूँ l की पावर 1 और z, ठीक है, समझ गए बात को। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख देता हूँ z, थोड़ा सा अंदर चला गया, ये लो, ठीक है, अभी दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो यहाँ क्या आएगा m0 l1 t-1, ठीक है, कंपेरिजन करते हैं इसका, तो क्या आएगा, देखो m की पावर x इसके साथ तो, और इसके साथ में आएगा m की पावर y प्लस y में आएगा, ठीक है। चलो m के लिए तो हो गया, अब l के लिए देखते हैं, तो l का कितना आएगा, l माइनस एक्स, यहाँ आएगा -3y, और यहाँ आएगा प्लस z, ठीक है, और t के लिए क्या आएगा -x, ठीक है। अब आप कंपैरिजन करके देखो, पहली इक्वेशन क्या बन रही है, इधर का इधर कंपेयर करो, तो x प्लस वाई बराबर आपके सामने आएगा 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आएगी -x -3y प्लस z इक्वल्स टू 1, और तीसरी इक्वेशन बनेगी -x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से हमें पता चलता है कि x बराबर तो क्या होगा -y होगा, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन से पता चल रहा है कि x बराबर 1 है, तो हमारे पास पहली चीज तो आ गई x बराबर 1। यदि x बराबर 1 है तो y बराबर क्या होगा -x, अरे इस माइनस को इधर ले आओ, तो y बराबर कितना आ गया -x, यानी -x की जगह क्या लिख दूंगा -1, क्योंकि x बराबर तो 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब बात करते हैं z की, तो z की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन से सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो x की जगह कितना रखेंगे अपन, x की जगह रखो आप -x -3y प्लस z बराबर कितना है 1। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ -1 -3 और यहाँ कितना रखूंगा -1 प्लस z इक्वल्स टू 1, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा +3 और यहाँ बचेगा 2 और उधर जाएगा, तो z बराबर मेरे ख्याल से -1 आएगा। करके देख लो एक मिनट, ये हो गया आपके पास 3 और ये आ जाएगा 2, ठीक है, और 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 1 -2 करोगे तो z बराबर -1 आएगा, यानी z की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, ठीक है। आप देख सकते हो ये कौन से ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी के अंदर 1, -1, -1, तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर आप देखिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब क्वेश्चन नंबर 41 क्या है देखते हैं हम। आप देख सकते हैं लगातार सेम प्रोफाइल के क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई प्रोफाइल में चेंज नहीं हुआ, और प्रोफाइल कौन सी है, थर्ड वाली एप्लीकेशन चल रही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए थर्ड एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 41 क्वेश्चन से अपन को स्ट्रेटेजी बना के आप तैयारी करोगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, तो 41 क्या है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम कैपिटल T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर, बोला गया है कि फोर्स, ठीक है, और वेलोसिटी और टाइम, इनको ऐसा सेट करो कि इनकी डायमेंशंस किसके इक्वल आए, m के इक्वल आए, ठीक है, इनका ऐसा सेट करना है अपन को। तो फोर्स की डायमेंशन में जानता हूं क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन लिखता हूं मैं यहाँ पर m1 l1 t-2, ठीक है। वेलोसिटी की क्या होती है l1 t-2, सॉरी t-1, और टाइम t क्या है, टाइम है ना, टाइम की t1 ही होगी, ठीक है। और किसके बराबर आना चाहिए, मास के, तो m1 मास के बराबर, यानी मैं लिखूंगा m प्रोपोर्शनल टू एफ ए वी बी और टी सी, ठीक है। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं, ऊपर आपको दो, ठीक है। यहां लिखूंगा m1 l0 t0, ठीक है, बराबर के, एफ की जगह क्या लिखूंगा m1 l1 t-2 पावर a, वेलोसिटी की जगह लिखूंगा l1 t-1 की पावर b, और टाइम की जगह लिखूंगा t1 की पावर c, ठीक है। समझ गए बात को। अब आप कंपेयर कर दो, तो m1 l0 t0, ठीक है, इक्वल्स टू के अपनी जगह है, यहाँ पर a क्या आएगा, m a, के को तो छोड़ो, के का काम ही नहीं है, m a, m का और कुछ है नहीं, तो m की पावर a आ गई। फिर l की कितनी है, a प्लस b, भाई यहाँ पर l की पावर है और यहाँ l की पावर b, तो बेस सेम है तो पावर सेट हो जाएंगी। और टाइम की कितनी आएगी, -2a -b प्लस c, ठीक है। अब आप इन्हें कंपेयर कर दो, तो a बराबर, तो पहली इक्वेशन से a बराबर तो 1 आएगा, भाई m का m से कंपेयर करेंगे तो ये 1 है, ये a है। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस बी बराबर कितना आएगा 0, तो यहां से क्या निकलेगा, a बराबर -b, ठीक है। समझ गए बात को। या फिर ऐसा लिखो b बराबर क्या आएगा, -a, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू यदि 1 है तो b की वैल्यू आ गई -1। अब थर्ड वाली इक्वेशन क्या है, -2a -b प्लस c बराबर कितना होगा 0। अब मैं ये वैल्यूज a और b की यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यह -2 × 1 -b की जगह कितना लिखूंगा -1,
और सी की जगह सी रहने दूंगा बराबर 0। तो इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर -2 + 1 + c = 0। तो यहाँ -1 बचेगा, यानी c बराबर आएगा आपके पास 1। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब आप अगर मास की वैल्यू इसके हिसाब से सेट करते हो तो क्या आएगी, m बराबर f1 और v -1 और t की पावर 1। ठीक है, देखो किसके अंदर सेट हो रहा है, एफ वी टी के अंदर। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है F1 V -1 और T1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 42 हम सॉल्व करते हैं। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 42 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, देखिए, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। In a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of the material will be। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 42 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सीजीएस सिस्टम से किसी एक दूसरे न्यू सिस्टम में उसमें कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट से। ठीक है, वहां आपको कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस के अंदर जो मास होता था उसे, उसकी जो यूनिट होती थी तो वो तो 1 ग्राम होती थी, और लेंथ की जो यूनिट होती थी वो क्या होती थी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और नए सिस्टम में बोला गया है कि आपको मास की यूनिट 10 ग्राम माननी है और लेंथ की यूनिट, सॉरी मास की यूनिट 100 ग्राम माननी है, सॉरी हाँ 100 ग्राम, और लेंथ की माननी है 10 सेंटीमीटर, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, तो हम इसके लिए आप लोग को बता दूं, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन की, उससे इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देख लो अभी तक एक ही क्वेश्चन आया, बाकी जो पिछले मैंने क्वेश्चन कराए वो जो थर्ड एप्लीकेशन थी उस पर बेस्ड थे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या बताया था मैंने, Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है, और मुझे बोला गया है N2 की वैल्यू निकालने को, क्योंकि N1 जो है मुझे दे रखा है, पहली इक्वेशन सीजीएस के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है मुझे सीजीएस के अंदर। समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यानी N1 कितना है 4 और U1 कितना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो N2 बराबर क्या होता है N1 U1 अपॉन U2, और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, N1 यहाँ आएगा M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, अब पहली बात तो मैं यहाँ बात करूंगा क्वांटिटी कौन सी है, ये क्वांटिटी जो यहाँ बात है वो डेंसिटी की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा रो बराबर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और N2 मुझे निकालना है उसका, और दूसरी यूनिट जो है वो किसमें बोल रहा है 100 ग्राम पर 10 सेंटीमीटर क्यूब में बोल रहा है। ठीक है, तो मुझे इसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो इसको तो मैं मिटा रहा हूं, आप इसके हिसाब से देखिए। N2 बराबर N1 की जगह तो मैं कितना लिखूंगा, N1 की जगह 4 ग्राम आएगा। ठीक है भाई, रो बराबर कितना लिखूंगा मैं, रो बराबर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरी इक्वेशन में कितना लिखूंगा N2 बराबर 10 ग्राम अपॉन, सॉरी 100 ग्राम अपॉन 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सॉल्व तो अपन यहां पर भी कर सकते हैं, आपको बता दूं यहां पर भी सॉल्व हो जाएगा होने को तो, लेकिन मैं उसूल से सॉल्व कर रहा हूं जो फॉर्मूला है उससे। ठीक है, तो आप देखो N2 ये रहा, N2 यहाँ रख दूंगा, N1 की जगह यहाँ कितना है 4 रखूंगा। ठीक है, M1 की जगह मास, सीजीएस में मास कितना होगा 1 ग्राम। ठीक है, और M2 नया सिस्टम है उसमें मास कितना मानने को कहा है 100 ग्राम। ठीक है, और डायमेंशन यहाँ A की जगह कितना आएगा 1। अब A की जगह 1 क्यों आएगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो डेंसिटी होती है उसकी जो यूनिट होती है, सॉरी डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है M1L-3। ठीक है, तो A की जगह तो कितना है यहाँ पर 1, और B की जगह कितना आएगा -3। ठीक है, और C की जगह तो कुछ आएगा ही नहीं 0, क्योंकि T तो होता ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखूंगा L1 की जगह लिखूंगा मैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सीजीएस में 1 सेंटीमीटर मानने को, L2 क्या है सेकंड सिस्टम, उसमें 10 सेंटीमीटर मानने को कहा है, तो यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं 10 सेंटीमीटर का -3, और टाइम का कुछ काम है ही नहीं। ठीक है, अब आप लोग इसको देखो N2 बराबर कितना आएगा, यहाँ 4 × 1/100 लिख देता हूँ, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगी +3 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। तो आप ये 2 0 से 2 0 काटोगे तो 40 आंसर आएगा। आप देख सकते हो 40 आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
मैं आपको एक बार और शॉर्ट में रिवाइज कर दूं, सीजीएस से नए सिस्टम में बोला है, सीजीएस में वैल्यू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और नए सिस्टम के अंदर आपको मास 100 ग्राम मानना है यूनिट और लेंथ कितनी माननी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2 के हिसाब से ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता ही दिया था। डेंसिटी का मैंने इस तरीके से इक्वेशन सेट करने की कोशिश करी है, जो ये इक्वेशन लिखी है ना मैंने रो, तो Q की जगह रो लिखा है, N1 की जगह 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसकी जगह U1 की जगह, N2 अपनी जगह और U2 की जगह क्या लिखा है 100 ग्राम अपॉन 10 सेंटीमीटर क्यूब। मैं यहीं से आंसर निकाल सकता हूँ, आप लोग को बता दूं, लेकिन मैं इस तरीके से मैंने आपको सेट करके बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर N1 की जगह 4 आ गया, बाकी M1 की जगह 1 लिख दिया और M2 की जगह 100 ग्राम से 100 ग्राम बोला है ना, आप यहाँ पर M1 L1 और M2 L2 कर दो ताकि ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर A और B का कंफ्यूजन रहेगा, तो A और B वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैंने आप लोग को बताया था जो क्वांटिटी की डायमेंशन होगी उसकी वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, उसकी पावर्स। तो क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है M1 L1 M1 L माइनस 3, तो A की जगह तो कितना लिखूंगा 1 और B की जगह कितना लिखूंगा -3, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ा सुकून से देखना ये वीडियो, वैसे आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 43 पे चलता हूँ, आप लिख लो इसे पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है, द वेलोसिटी v of a particle a time t is given by v equals to at plus b upon t plus c where a, b and c are constant। तो आगे लिखा है द डायमेंशन ऑफ a, b and c। ठीक है, बोला गया है v बराबर at plus b upon t plus c। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है v वेलोसिटी है, a, b और c ये कॉन्स्टेंट्स है, क्या है ये कॉन्स्टेंट्स, और t क्या है t टाइम है। समझ रहे हो आप बात को, ये क्वेश्चन में बोला गया है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको अब आपको यहाँ क्या करना है, डायमेंशन ऑफ ए निकालना है। ठीक है, फिर डायमेंशन ऑफ बी और डायमेंशन ऑफ सी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखिए मैं कैसे निकालूंगा, तो आपको पहली चीज तो ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड है, मतलब सेकंड एप्लीकेशन पर बेस्ड है। ठीक है, कैसे मुझे पता लगा, क्योंकि बोला गया है कि ये इक्वेशन सही है, आपको जो है ए की, बी की और सी की वैल्यू निकालना है। तो मेरे दिमाग में ये बात सिंपल सी आना चाहिए कि इसकी डायमेंशन पहली चीज तो इस पूरी इक्वेशन के बराबर होगी, दूसरी चीज इसी की डायमेंशन इस वाले के भी बराबर होगी और इसी की डायमेंशन इसके बराबर भी होगी। ये मेरे दिमाग में बात आई। ठीक है, तो मैं डायमेंशन निकालता हूं, देखो। ठीक है, कैसे निकालूंगा ध्यान देना। सबसे पहले तो मैं डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर होगी, पहली कंडीशन ले रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन डायमेंशन ऑफ at के बराबर होगी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू कितना आएगा, डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ t। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होगी L1 t माइनस 1। ठीक है, और टाइम की कितनी होगी t1। ठीक है, जब सॉल्व करूंगा तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू कितना आएगा L1 t माइनस 2। समझ गए आप बात को यहाँ तक। तो a की डायमेंशन तो मेरे पास कितनी आ गई L1 t माइनस 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे b की। ठीक है, तो b और c की डायमेंशन कैसे निकालूंगा, तो मैंने आपको बताया इसकी डायमेंशन इसके बराबर भी होगी, तो डायमेंशन ऑफ b अपॉन t प्लस सी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, डायमेंशन ऑफ b अपॉन t प्लस सी इक्वल्स टू L1 अपॉन T1। वेलोसिटी की L1 t माइनस 1 होती है ना, तो मैंने T1 नीचे लिख दिया। ठीक है, तो ये वाली डायमेंशन b की डायमेंशन तो L के बराबर और ये वाली टर्म की डायमेंशन t के बराबर, तो b की डायमेंशन तो L के बराबर आ चुकी है। ठीक है, अब नीचे वाली टर्म के अंदर क्या है, t प्लस सी की डायमेंशन किसके बराबर होगी, t के बराबर। ठीक है, मतलब ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर होगी, यानी c की जो डायमेंशन आएगी वो किसके बराबर आएगी, t के बराबर आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमें तीनों की डायमेंशंस निकाल ली हैं। ठीक है, अब ये डायमेंशंस किसके इक्वल है, मतलब कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो आप देखो पहले ऑप्शन में a की डायमेंशन लिखी हुई है L, जो कि नहीं है, b के अंदर लिखी हुई है L1 t माइनस 2, यानी a की तो सही है, b की कितनी है, ऑप्शन नंबर b के अंदर b की देखो कितनी है L और t की कितनी है, सॉरी मतलब c की कितनी है t। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर b के अंदर पूरा मामला फिट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में a की डायमेंशन ये दे रखी है, b की डायमेंशन ये और c की डायमेंशन ये है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर b है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 44 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, एन इक्वेशन इज गिवन बाय हियर p प्लस a अपॉन v स्क्वायर बराबर b थीटा अपॉन v
where P equals to pressure, V equals to volume and theta equals to absolute temperature. If A and B are constants, the dimensions of small a will be. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि P प्लस A अपॉन कैपिटल V स्क्वायर बराबर B थीटा अपॉन V। ठीक है, ये आपके सामने है इक्वेशन, और बोला है कि आपको ये P तो क्या है, प्रेशर है, ठीक है, V क्या है, वॉल्यूम, V के लिए क्या बोला है, वॉल्यूम, V दोनों तरफ का वॉल्यूम है, ठीक है, और थीटा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थीटा क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, और A और B क्या है, कॉन्स्टेंट्स। समझ में आ गई बात, A और B क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है कि आप एक ही डायमेंशंस बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं सेकंड एप्लीकेशन इस्तेमाल करूंगा, और सेकंड एप्लीकेशन में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि यदि ये इक्वेशन सही है तो इधर LHS की डायमेंशन किसके बराबर होगी, RHS की डायमेंशन के बराबर होगी, ठीक है। और एक चीज और कहता है कि ये दोनों डायमेंशंस तो इक्वल होंगी, इसके अलावा ये वाली डायमेंशन इसके बराबर होगी, इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी, ठीक है, P और ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो मुझे चाहिए एक ही डायमेंशन, तो मैं क्या डायरेक्टली इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ PV स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब P की डायमेंशन में कैसे निकालूंगा, फोर्स अपॉन एरिया करके, तो P की डायमेंशन आएगी F अपॉन A, क्योंकि P प्रेशर है ना, तो M1 L1 T-2 अपॉन L2, तो आ जाएगा M1 L-1 T-2, ठीक है। और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की कितनी होती है, L3 होता है, और उसका स्क्वायर है तो L6 हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ A कितनी आएगी, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, M1 L-1 T-2, ठीक है, ये तो आ गया आपके पास प्रेशर की, और वॉल्यूम की कितनी आएगी, L3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये L6 हो जाएगा। तो सॉल्व होकर आएगा M1 L-5 T-2, सॉरी -5 ने प्लस, एक मिनट, हाँ +5 आएगी, ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ -1 है तो ये +5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ये डायमेंशन ऑफ A आ चुकी है। आप देखो ये ऑप्शन किसके अंदर गिवन है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड ऑप्शन, यानी जो सी ऑप्शन है इस वाले क्वेश्चन में, आप देखो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा सी ऑप्शन, वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, सेकेंड एप्लीकेशन पर बेस्ड है, और बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 45 पर, आप लोग लिख लेना ये, ठीक है, जो लिखना चाहते हैं वो लिख लिया करो, जो समझना चाहते हैं वो समझो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45। अब ये पुराने टाइम के सवाल चल रहे हैं, इन सवालों को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसा कौन सा, जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है डायमेंशनल कांस्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 45 में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसका होता है, रेशियो होता है डेंसिटीज का, ठीक है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी आता है इसके अंदर, ठीक है। अब वो कुछ भी हो, किसी के भी रेस्पेक्ट में निकाले, लेकिन आता डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो ये तो क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है, डायमेंशन लेस, ठीक है, समझ गए बात को। फिर आता है दूसरा ऑप्शन, सेकंड है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बिल्कुल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमने कई बार डायमेंशन निकाली है, और हम जानते हैं इसकी डायमेंशन होगी, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन सी और डी तक तो बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सी भी बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन आपका लिखा हुआ है पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो भी क्या होता है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है ये भी, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लेकिन कुल मिला के है तो स्ट्रेन ही, तो स्ट्रेन तो खुद डायमेंशन लेस है, तो ये भी डायमेंशन लेस ही होगा। समझ में आ गई बात। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या लिखा हुआ है, टर्पेंटाइन ऑयल
is flowing through a tube of length L and radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. The viscosity of oil is given by eta equals to P ब्रैकेट में लिखा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL. फिर आगे है वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑयल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, द डायमेंशन ऑफ ईटा आर. ठीक है, तो हमारे सामने हमें ईटा की डायमेंशन बतानी है और सामने इक्वेशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये आसान सा सवाल है. ईटा इक्वल्स टू लिखा हुआ है P और लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL. ठीक है, तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ प्रेशर की यूनिट लिखना है, प्रेशर की डायमेंशन लिखना है, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन. तो डायमेंशन ऑफ ईटा निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, देखो प्रेशर की डायमेंशन कितनी आएगी, m1 L-1 T-2. याद है मुझे इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ठीक है, लेंथ की कितनी आ जाएगी यहाँ L2. ठीक है, 4 का कुछ काम ही नहीं है. अच्छा, यहाँ पर दोनों की एक साथ L2 लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने आपको बताया था ये डिस्टेंस तो इसकी डायमेंशन भी डिस्टेंस के इक्वल होगी, तो यहाँ माइनस साइन का कोई अहमियत होगी ही नहीं. ठीक है, तो इस पूरी की डायमेंशन अपन L2 लिखेंगे. यहाँ 4 का कोई मतलब ही नहीं है, तो L1 T-1 आ जाएगी वेलोसिटी की और यहाँ आ जाएगी L1. ठीक है, लेंथ है ना, तो ये लेंथ से लेंथ खत्म हो गई. ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो m1 L-1 T-1 ईटा की डायमेंशन आएगी. ठीक है, इस जैसा सवाल हमने पहले भी करा था ईटा की डायमेंशन निकालने के लिए. ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ईटा के फॉर्मूले से नहीं निकाला, मैंने इस फॉर्मूले से निकाला जो मुझे गिवन है. ठीक है, उससे मैंने सॉल्व करा इसे. तो आप लोग एक बार इसे जल्दी से लिख लीजिए. ये कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये गिवन है, तो 46 के अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है सही है. ठीक है, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए. चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 47 में, मैं पढ़ के बता रहा हूं आप लोग को. द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इक्वल्स टू P नॉट e की पावर माइनस AT स्क्वायर वेयर A इज ए कांस्टेंट एंड T इज टाइम. द कांस्टेंट A, आगे ऑप्शंस लिखे हुए हैं 4. देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं हम. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू P नॉट e की पावर माइनस AT स्क्वायर. ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है EXP, लेकिन उसे अपन e की पावर माइनस AT स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ये 1993 में पूछा गया था. ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सी बात है. मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप लोग का अगर कहा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ही बेस्ड है. ठीक है, उसके अंदर एक चीज और आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर दूं कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती. जैसे कि आप लोग को पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डायमेंशन नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नहीं होती. ठीक है, यानी साइन कॉस थीटा जो भी होगी उनकी नहीं होगी. ठीक है, इसी तरीके से लॉग वालों की नहीं होगी और इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल वालों की नहीं होगी. ठीक है, यानी ये जो भी क्वांटिटीज है इनके यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा हुआ होगा तो वो क्या होंगी, डायमेंशनलेस. जैसे साइन थीटा है, साइन कोस कुछ भी, तो यहाँ इस थीटा की क्या होगी, डायमेंशन 0, कुछ भी नहीं होगी. ऐसे एक्सपोनेंशियल के यहाँ पर x है तो इसकी क्या होगी 0, अगर यहाँ x है तो इसकी भी क्या होगी 0, डायमेंशन लेस होंगे. मतलब m0 L0 T0 क्या होगा, m0 L0 T0, इसका भी m0 L0 T0 और इसका भी क्या होगा m0 L0 T0. समझ रहे हो बात को आप. ठीक है, ये सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, पता होगा एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस है तो उसकी क्या होगी, कोई डायमेंशन होगी नहीं. ठीक है, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस चीजें हैं. अब इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट समझाओ. मैंने आपसे बोला कि ये जो चीज है ये क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी. ठीक है, डायमेंशन लेस होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाली चीज, तो ये भी क्या है यहाँ पर डायमेंशन लेस. मतलब AT स्क्वायर बराबर डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर बराबर क्या है, m0 L0 T0. ठीक है, अब मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू m0 L0 T0. ठीक है, और ये नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा, T2. ठीक है, अरे ये इसकी T की डायमेंशन क्या होगी, T होगी और इसका स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा T2. अभी ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, T-2. m0 L0 को तो हटाओ, डायरेक्टली T-2 लिख दिया है. ठीक है, यानी ए क्या है, डायमेंशन है इसकी एक तो, और वो भी क्या है T-2. तो आप देख सकते हो ये कौन सा ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है 47 में. ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है, ये चीज आप लिख लेना और ये चीज भी लिख लेना, पढ़ रखा होगा आपने थ्योरी के अंदर, मैं अभी नॉर्मली तौर पे समझा रहा हूँ आपको. ठीक है, कि इनका एंगल नहीं होगा, इसका नहीं होगा और इसका नहीं होगा. तो लॉग के यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ जाए, सपोज लिखा हुआ जाए लॉग के यहाँ पर log
K1 लॉग को चलो छोड़ो, साइन का बताता हूँ, साइन K1 प्लस K2x, ठीक है। तो आपसे कह दिया जाए K1 कांस्टेंट है, K2 कांस्टेंट है और x लेंथ है, ठीक है। तो बताओ K1 K2 की क्या होगी, और भी कंडीशन इसमें लिखी होगी, तो लेकिन मैं ये फंडा यूज कर सकता हूँ K1 K2 x बराबर m0 l0 t0, ये कॉन्सेप्ट में यूज कर सकता हूँ। भाई ये एंगल क्या है, डायमेंशनलेस, तो इस एंगल को मैंने डायमेंशनलेस के बराबर कर दिया, ठीक है। तो ये समझाने के लिए है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखो आप लोग क्या लिखा हुआ है, P represents radiation pressure, C represents speed of light and S represents radiation energy striking per unit area per second, ठीक है। The non-zero integers x, y, z such that px, sy, cz is dimensionless r, ठीक है। अब देखो यहां पर ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। तो इस 48 क्वेश्चन में बोला गया है P तो क्या है, रेडिएशन प्रेशर है। अब रेडिएशन प्रेशर कुछ अलग नहीं है, वही प्रेशर सिंपल वाला जो होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आगे क्या बोला गया है, C स्पीड ऑफ लाइट है। तो रेडिएशन प्रेशर की डायमेंशन भी लिख देता हूँ हाथों हाथ, m1 l-1 t-2, ठीक है। डायरेक्टली मुझे प्रेशर की डायमेंशन याद है तो मैंने वो लिख दी है, ठीक है। समझ गए बात को आप, तो मैंने डायमेंशन डायरेक्ट लिख दी है। C की क्या होगी, l1 t-1, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट लिखा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। स्पीड ऑफ यानी स्पीड ऑफ लाइट है कुल मिलाकर, तो स्पीड की डायमेंशन मैंने लिख दी। अब आगे आता है एक और चीज, रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यानी एनर्जी अपॉन एरिया पर सेकंड, ठीक है। सॉरी टाइम आएगा यहाँ पर, तो ये एनर्जी जो अगली टर्म है ना, इस टर्म को आप नाम क्या रखा है इसने, एस। तो एस बराबर क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, ठीक है। तो अब एनर्जी कितनी होगी, m1 l2 t-2, ठीक है, अपॉन एरिया में कितना लिखूंगा l2 और टाइम कितना लिखूंगा t1। समझ में आ गई बात, अरे क्लियर है। तो इसकी डायमेंशन में कैसे निकालूंगा, तो देखो l2 से l2 खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास m1 t-3। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये डायमेंशंस आपके पास आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, यहां पर आगे बोला है कि हम इस px, sy, cz इनमें x, y और z की क्या वैल्यू रखें कि ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या हो जाए, डायमेंशन लेस हो जाए। मतलब कि इन सब की डायमेंशन किसके बराबर हो जाए, m0 l0 t0 के बराबर हो जाए। यहाँ x, y, z को क्या करेंगे, ऐसी क्या वैल्यू रखें x, y, z की, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले इनकी डायमेंशंस लिख दूंगा यहाँ पर। तो प्रेशर की कितनी है, m1 l-1 t-2, ठीक है, और इसकी पावर कितनी कर दूंगा x। इसी तरीके से s की कितनी है, m1 t-3, डायमेंशन पावर कर दी y, और यहाँ आएगी l1 t-1, यहाँ कर दूंगा z, बराबर कितना आएगा m0 l0 t0। समझ में आ गई बात। पुराना क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा नया करने की कोशिश करिए। इसमें क्या नया करने की कोशिश करिए कि ये पूछा गया है कि इसे किस तरीके से सेट करें कि डायमेंशन लेस आ जाए, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आप इसको कर दो m की पावर x और ये कितनी हो जाएगी प्लस y, x प्लस y हो गया। और इसी तरीके से l को सेट कर दो तो माइनस x और यहाँ प्लस z आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो l है ही नहीं, ठीक है। दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और टाइम तीनों में है तो यहाँ कितना लिखूंगा -2x, ठीक है, -3y और -z, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आएगा m0 l0 t0, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या बैठ रही है, x प्लस वाई किसके बराबर है, 0 के, x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, x बराबर -y, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस z बराबर कितना है, -x प्लस z बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ गया, z के बराबर आ गया, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन देखो, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, x बराबर -y है और x बराबर z है, ठीक है, x बराबर -y और x बराबर z है, तो इन दोनों से एक चीज निकल के आ रही है कि y बराबर क्या होगा, -z होगा, y बराबर -z होगा। और अब लास्ट चीज -2x -3y -z बराबर 0। अब हमारे सामने ये तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। हमारे सामने कितनी इक्वेशन आ चुकी हैं, तीन इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। लेकिन हम
ये जो हमारे पास दूसरे आउटपुट निकाले हमने इन इक्वेशन से, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से, इन्हीं से हम काम चला सकते हैं अपना। समझ रहे हो आप बात को? हमें इस थर्ड इक्वेशन की तो जरूरत ही नहीं है। अब इससे कैसे काम चला सकते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। आप लोग अगर यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाओगे या कोई भी दूसरा प्रोसेस लगाओगे वैल्यूज निकालने के लिए, तो वैल्यूज निकालने में आपको दिक्कत आएगी 100%। ठीक है, यहाँ एक अलग लॉजिक काम करेगा। वो क्या लॉजिक काम करेगा, ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं पहले तो ऊपर का पोर्शन मिटा रहा हूँ और इन इक्वेशंस को बहुत तरीके से यहाँ लिखकर आपको बताऊंगा, एक ही बार में आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं कहूंगा अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि है तो इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है। एक तो ये चीज बोलिए कि डायमेंशनलेस होगी, और दूसरी बात एंड में यहाँ आने के बाद में जो वैल्यूज आपके सामने निकल के आ रही है ना, अगर ये वैल्यूज आप सबको आपस में पुट कर देखोगे तो आपकी वैल्यूज निकलेंगी नहीं एक्स की, वाई की, जेड की। ठीक है, एक्स की वैल्यू इसकी फॉर्म में निकलेगी, एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में, या एक्स की वैल्यू जेड की फॉर्म में, या वाई की वैल्यू जेड की फॉर्म में, ऐसे निकलेगी। एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उसका लॉजिक समझना आप क्या है। लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो। x बराबर आपके सामने लिखा हुआ है -y। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं पहली। ठीक है, वैसे तो 1 2 3 यहाँ दे रखा, लेकिन मैं यहाँ रोमन में दे रहा हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये वाली आपकी है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो x बराबर y लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी ओर हमारे सामने लिखा हुआ है y बराबर -z। तो मैं इस वाले x को छुपा रहा हूं। ठीक है, यहाँ माइनस तो बाहर था ही, और y की जगह -z लिख देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसका लॉजिक आप। तो x बराबर क्या आया, -y बराबर +z। यही तो आ रहा है भाई, दिख भी रहा है यहाँ पर x बराबर z भी लिख रखा है मैंने एक जगह। तो x बराबर z है, एक जगह x बराबर -y है। तो ये तीन इक्वेशन निकल के मेरे सामने आ रही है। ठीक है, अब तीन वैल्यूज मतलब, ठीक है, कि x किसके बराबर है, -y के, और -y किसके बराबर है, +z के, x किसके बराबर है, z के। अब आप लोग दिमाग लगाओ यहाँ पर कि ऐसा इक्वेशन कहाँ बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस देखकर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, x की जगह सपोज x y z तीनों ही क्या मान लेता हूँ, आपस में इक्वल है, और सबको क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। सबको क्या मान लेता हूँ, 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1, x की जगह 1। भाई x y z तीनों आपस में बराबर है, तो मैं इनका जो वैल्यू है वो कितना मान लेता हूँ, 1। ठीक है, x भी 1 मान लेता हूँ, y भी 1 मान लेता हूँ, और z भी 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसके हिसाब से सेट करूंगा इन सबको। ठीक है, तो x की जगह मैंने रख दिया 1, y की जगह भी 1 रखूंगा, यहाँ आ जाएगा -1, और z की जगह भी क्या रखूंगा, +1। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो x की जो वैल्यू है ये एक्चुअल में वो क्या है, ये निकलकर x बराबर क्या आया है आपके पास, निकलकर 1। ठीक है, y की वैल्यू क्या है आपके पास, -1, और z की वैल्यू क्या है आपके पास, +1। ठीक है, और अगर ये बात जो मैंने आपको बताई है, अगर ये हजम नहीं हो रही आप लोग को कि x बराबर 1 हम कैसे माने कैसे नहीं माने, तो आप लोग डायरेक्टली ऑप्शंस में जो वैल्यूज लिखी हुई है वो यहाँ पुट करके देखो। जैसे कि पहले ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1। संभव है क्या इसके हिसाब से, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा लिखा हुआ है x बराबर -1, y बराबर +1 और z बराबर +1, नहीं है वो भी संभव। ठीक है, थर्ड देखो, x बराबर 1, y बराबर -1 और z बराबर 1, बिल्कुल ये संभव है। देखो x बराबर यदि 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस इधर चल जाएगा। भाई x बराबर अगर मैं 1 रखता हूं तो x को तो मैंने 1 मान लिया। एक रिलेशन मेरे पास क्या है, x बराबर -y। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, -x, और x को मैंने क्या माना है, 1 माना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1। तो y की वैल्यू क्या है, -1, x की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, और दूसरी चीज लास्ट वाला जो है ऑप्शन सेट हुआ है z बराबर 1। तो अगर x की वैल्यू मैंने मानी थी 1, तो x बराबर z है, जो कि किसके बराबर होगा, +1 के बराबर होगा। ठीक है, तो देख लो आप यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, या आपको वैल्यूज पुट करके देखना है कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको आप अगर सॉल्व करने बैठोगे ना, कतई आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, आंसर कब आएगा, जब आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आप बाकी के ऑप्शंस जो हैं उनकी वैल्यूज पुट करके देखना, नहीं होगा सेटिस्फाई। ठीक है, आप ये मत सोचो कि ऑप्शन नंबर सी अगर इसका आंसर है तो मैं डायरेक्टली उसी को रख के दिखा रहा हूँ। आप रख के देखना, आप x बराबर 1 मान लिया, ठीक है, तो ये चीज करके देखना कि ऐसा सेट हो रहेगा, ऐसा सेट ऑटोमेटिक सी ऑप्शन में होगा। ठीक है, आप अगर x बराबर 1 मान रहे हो तो y बराबर कभी भी +1 नहीं आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी के अंदर y बराबर +1 दे रखा है। आप देख रहे होंगे ए और बी में y बराबर +1 दे रखा है। जब x को आप अगर 1 मान रहे हो तो y बराबर कभी भी +1 नहीं आएगा। ठीक है, y बराबर हमेशा -1 ही आएगा। ठीक है, और z बराबर हमेशा +1 ही आएगा। ठीक है, ये चीज आप देख लो। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी के अंदर y बराबर कितना है, +1 है, जो कि
संभव नहीं है। तो ये हमारा आंसर है, यहां से पता लगता है हमें ऑप्शन नंबर सी। मैंने आप लोग को इसे बहुत खुल के और टाइम देकर समझा दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अमूमन बच्चे परेशान होते हैं और इसका सॉल्यूशन ढंग से कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो आप उसूलन इसको सही से समझो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप लिख लेना, इससे ऊपर की चीज तो आपने लिख ली होगी, ये नीचे का यहां तक का था और मैंने इसे इसके बाद में ऊपर का मिटा के ये लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आप लोग को याद है ये। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। ठीक है, इसको तो मैं इरेज करूं, लिख लिया ना आप लोगों ने। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख लेना हिंदी के अंदर जो मैंने आपको लास्ट में समझाया, बैक जाकर वीडियो में, और कॉन्सेप्ट जरूर लिख लेना आप लोग। ठीक है, कि इसकी वैल्यूज कैसे निकली एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज निकली है वो कॉन्सेप्ट लगाकर निकली है। ठीक है, मतलब वैल्यूज को पुट करके सेटिस्फाई करके निकली है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 49 शुरू कर रहा हूं मैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 49? मैं पढ़ रहा हूं, सामने लिखा हुआ है मेरे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ ए मास स्मॉल एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय रिलेशन एफ इक्वल्स टू ए एम की पावर एक्स के की पावर वाई, वेयर ए इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। ठीक है, देखो अब यहां बोला गया है कि हमारे सामने फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ मास स्मॉल एम सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय। देखो यहां पर एफ दिया है, एफ तो क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एम क्या है? मास। ठीक है, और इसके अलावा और क्या दे रखा है? के दे रखा है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, और के के बाद में एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कोई भी एक डायमेंशन लेस वैल्यू है कांस्टेंट। ठीक है, आगे आगे लिखा हुआ है कि आप x और y की वैल्यू बताओ, x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है? f इक्वल्स टू a mx और ky, यही दे रखा है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायमेंशंस निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आप जानते हो क्या होता है? फॉर्मूला f बराबर 1/t होता है, तो डायमेंशन आएगी t-1। ठीक है, मास की डायमेंशन कितनी आएगी? m1। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन मुझे निकालना है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का काम मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। आप जानते हो हुक्स लॉ के अनुसार f बराबर -kx होता है, हुक्स लॉ। ठीक है, तो k बराबर कितना आएगा? f/x, माइनस को तो छोड़ो। ठीक है, तो k बराबर f की डायमेंशन क्या लिखूंगा? m1 l1 t-2। ठीक है, और x की क्या लिखूंगा? l1, यही लिखूंगा। ठीक है, तो l1 से l1 कट जाएगा तो k की डायमेंशन आएगी m1 t-2। ठीक है, तो k की डायमेंशन में यहां लिख देता हूं इस जगह m1 t-2। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट करूंगा। ठीक है, और x और y की वैल्यू निकालूंगा, तो इसके लिए क्या लिखूंगा? m0 l0 t-1। ठीक है, बराबर a डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, a को भगाओ, यहाँ लिखेंगे अपन m1 या mx लिख देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, और k की जगह क्या लिखूंगा? k की जगह लिखूंगा m1 t-2 की पावर y। ठीक है, यहाँ m1 लिख देता हूँ, हटाओ यहाँ x यहाँ ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, अगले एक स्टेप बढ़ेगी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? यहाँ m0 l0 t-1, इधर क्या आएगा? mx प्लस y, और l तो है ही नहीं, t-2y। समझ गए बात को आप लोग? यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसे क्या कर लो? कंपेयर कर लो। ठीक है, अब जब मैं इसे कंपेयर करूंगा तो x बराबर तो क्या आ रहा है? 0 पहली इक्वेशन में। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है? 0। और दूसरी इक्वेशन में -2y इक्वल्स टू कितना आ रहा है? -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/2। अगर y 1/2 है तो x कितना आएगा? -1/2। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई और इधर x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? x की वैल्यू -1/2। कौन से ऑप्शन में? पहले में, वो b में और d में। और y की वैल्यू 1/2 किसके अंदर है? y की वैल्यू d में आ रही है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जहां x की वैल्यू तो कितनी है? -1/2, और y की कितनी है? 1/2। अब देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम लोग इस तरीके से अगर सॉल्व करना चाहें तो ऐसा सॉल्व होगा ही नहीं वहां पर। ठीक है, वहां पर कॉन्सेप्ट आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। दोबारा से आप एक बार और अच्छे से देखना पिछले क्वेश्चन को, मस्त क्वेश्चन है पिछला। ठीक है, असल में वो मस्त इसलिए क्योंकि वहां मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है और कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से लिख लो इसे, और अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 50, ठीक है। और इसी के साथ आपके यूनिट एंड डायमेंशंस के 33 इयर्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं नीट के, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन में और करा दूं आपको, ठीक है। और ये देखने के बाद आप लोग को पूरा आइडिया हो गया होगा किस तरीके से नीट में सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट है जो हम कर लें। ये 1989 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल्स टू 80 प्लस bt स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स while t इज द टाइम इन सेकेंड देन द यूनिट्स ऑफ b। भाई यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 80 प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है कि x तो क्या है, डिस्टेंस, x डिस्टेंस है और ए और बी तो दोनों कॉन्स्टेंट्स बताए गए शायद, ए के बारे में तो बोला ही नहीं गया, ठीक है। और टी के बारे में बोला गया है, टी क्या है, टाइम, ठीक है। और बी कोई कांस्टेंट है, ठीक है, बी क्या है, कांस्टेंट। तो मुझे क्या करना है, इस बी की यूनिट बताना है। तो एक्चुअल में आप सोच रहे होंगे कि डायमेंशन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ इस डायमेंशन वाली प्रोफाइल के अंदर, डायमेंशन वाली प्रोफाइल में यूनिट निकालने का क्या काम आ गया। आप देखो ऑप्शंस में भी यूनिट है, ठीक है, लेकिन यूनिट निकालने का काम यह आया है कि यहाँ पर लगेगा होमोजेनिटी वाला रूल, होमोजेनिटी वाला प्रिंसिपल लगाएंगे हम, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, स्पेलिंग में गलत सलत लिख देता हूँ कभी कभी जल्दी में, ठीक है। तो x बराबर होमोजेनिटी क्या कहती है कि अगर ये क्वेश्चन सही है तो ये इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होगी, ठीक है, और इसके भी इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं क्या x डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू bt स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। और लिख सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर x अपॉन t स्क्वायर की डायमेंशन किसके बराबर होगी, b के बराबर होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो b बराबर एक तरीके से क्या आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो b की जो यूनिट आएगी, मैं यहां से आइडिया लगा सकता हूँ ना, x की हो जाएगी मीटर और टाइम की हो जाएगी पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा किलो में दे रखा है यहाँ पर, किलोमीटर के अंदर है तो मैं किलोमीटर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो डिस्टेंस को किलोमीटर की टर्म्स में तो मैंने किलोमीटर में कर दिया, ठीक है। और ये किसके अंदर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये देखने को मिल रहा है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस लिख लीजिए, ठीक है क्वेश्चन यूनिट पूछने का, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है, डायमेंशन का, होमोजेनिटी का, ठीक है। उससे हमने इसे सॉल्व करा है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से कहूंगा कि हमारा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, 33 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग सिस्टमेटिकली सारे लेक्चर्स को, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखें और एनालाइज करें कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि वही बार बार पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बीच में टिप्स और ट्रिक्स भी बताई हैं, सारी चीजें बताई हैं, एक सवाल को दो तरीके से करने के कुछ तरीके भी बताएं, आप लोग अच्छे से उनको सॉल्व करें, ठीक है। चलिए।